गुड इवनिंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने एसएचएम में सारी डेफिनेशन पढ़ ली थी, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स देखते हैं। और काइनेमेटिक्स मतलब कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है। और चलो आसानी के लिए मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो हमको पता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट हो तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा इन टी। बस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। और रटा हुआ है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। स्टार्ट करते हैं। है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो तो इसके डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक्सप्रेशन तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा इन टी। अब वेलोसिटी देखनी है तो हमको बताया कि वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब dx बाई dt। तो बस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। डायरेक्ट कर रहा हूँ कि ए कांस्टेंट है बाहर, इसका करना है तो कैसे करेंगे, पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और। पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन तो कॉस ओमेगा एन टी इनटू फिर अंदर वाले का एक बार और, मतलब ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा एन। इसको सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ओमेगा एन ए इंटू कॉस ओमेगा एन टी। नीचे लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ओमेगा एन ए इंटू कॉस ओमेगा एन टी ये हो गया। ठीक है, चलो श्रद्धा हो तो वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ भी बना सकते हो। तो तुम बताओ, है ना, कॉमन सेंस से बताओ कि अगर डिस्प्लेसमेंट साइन ओमेगा टी पे डिपेंड करे तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी cos ओमेगा टी पर डिपेंड करेगी, और वेलोसिटी cos ओमेगा टी पर डिपेंड कर रही है, इससे वेलोसिटी का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये वेलोसिटी cos ओमेगा टी पे डिपेंड करेगी ना, cos का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, इससे वेलोसिटी का ग्राफ भी मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, और आगे वेलोसिटी भी पीरियोडिकली चेंज करेगी, मतलब कभी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, इस टाइप से होगी। चलो अब हमको देखना है कि एसएचएम की ड्यूरिंग वेलोसिटी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है वो देखना है। तो तुम बताओ कि वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में ओमेगा एन ए तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो cos ओमेगा एन टी पे डिपेंड कर रही है, तो बस कंफर्म बोल सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब cos ओमेगा एन टी मैक्सिमम होगा। और हमको पता है कि cos की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, 1। बस cos की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 रखेंगे तो वेलोसिटी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा एन ए। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, तो अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसके वेलोसिटी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए होती है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी वो तो छोटा बच्चा ही बता सकता है। बताओ, जब भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन से पास होगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तुम बताओ कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर तो एक इंस्टेंट के लिए वेलोसिटी जीरो होती है ना। तो इन एक्सट्रीम पोजीशंस पर तो एक इंस्टेंट के लिए इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। बाकी जब भी पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास होगा तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ओमेगा एन इंटू ए। तो लिख देता हूँ कि एसएचएम में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए, और वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास हो। ये कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो एसएचएम में अभी तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन टाइम की फॉर्म में निकाला, लेकिन अब हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट x की फॉर्म में निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ लिख देता हूँ कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे तो इसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने कितना निकाल लिया, ओमेगा एन ए इंटू कॉस ओमेगा एन टी, है ना। लेकिन इस बार हमको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन
टाइम टी की फॉर्म में नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्स की फॉर्म में निकालना है। ये तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। बताओ v इक्वल टू ओमेगा इन ए, और बताओ कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा इन टी ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी ओमेगा इन ए कॉस ओमेगा इन टी को √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो ना। बताओ x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो बताओ a को उधर ट्रांसफर करें तो साइन ओमेगा इन टी कितना हो जाएगा, x बाय ए। बस अब वेलोसिटी को पोजीशन की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं ना। तो बताओ वेलोसिटी कितनी आ गई, ओमेगा एन ए √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो बताओ साइन ओमेगा टी कितना है, x बाय, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी x बाय का स्क्वायर। आगे सिंप्लीफाई कर लेना। बताओ √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर में ए स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये ए स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ए आएगा और ए से कैंसिल हो जाएगा। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी आएगी, ओमेगा एन इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो ध्यान रखना कि एसएचएम कर रहे पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम की फॉर्म में, तुमको याद रखना कोई खास जरूरी नहीं है, वो तो मुंह जुबानी निकाल सकते हो, लेकिन एसएचएम कर रहे पार्टिकल की वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार यूज होगा। ये तो ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी होती है, v इक्वल टू ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से भी तुम मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। लिख देता हूं मैं कि एसएचएम करे पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैक्सिमम होने के लिए एक्स स्क्वायर मिनिमम होना चाहिए, और किसी के भी स्क्वायर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो बस एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 रखेंगे। तो बताओ वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा एन इंटू ए। और बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 मतलब जब भी पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन से पास हो तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और ओमेगा एन इंटू ए होगी। टाइम वाले एक्सप्रेशन से भी देख लिया था, और डिस्प्लेसमेंट वाले भी एक्सप्रेशन से हमने देख लिया। तो ध्यान रखना कि इस पेज पर बहुत सारा कचरा लिखा हुआ है, लेकिन फालतू कचरे को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं। बस हमको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितनी होती है, ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये देख लिया, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में निकाल लिया। अब हमको देखना है कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच ग्राफ कैसा होगा वो देखना है है ना। तो उसके लिए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो हम अभी देख चुके हैं कि कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है, बताओ, v इक्वल टू ओमेगा एन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक। बस अब ग्राफ बनाने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सुंदर फॉर्म में जमाते हैं। अंडर रूट से मुक्ति पाने के लिए दोनों स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अलग अलग करेंगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस नमूने को इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब ग्राफ बनाने की स्किल होती है कि इस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को इसके नीचे ट्रांसफर करते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, है ना। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को नीचे ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओपन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओपन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और उधर ट्रांसफर कर लिया तो इधर 1। ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर ओपन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओपन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फालतू का कचरा लिखने का टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये अंडर रूट कर दिया और इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, एक्स स्क्वायर ओपन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओपन
ओमेगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ गया, है ना? बस एक्स और वी में रिलेशन ज्यादा सुंदर फॉर्म में एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपन ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 1 ये आ गया ना। तो बस तुम देखते ही बताओ, ये तुम देखते ही बताओ कि इस बार एक्स एक्सिस पर एक्स को प्लॉट किया है और v को y एक्सिस पे प्लॉट किया है, मतलब वेलोसिटी y का काम करेगी। तो देखते ही बताओ ये एक्सप्रेशन किसके जैसा आ गया बताओ, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में आ गया। सॉरी लिखने में गलती हो गई, ये ना बोल सकते हैं। ये होता है एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 की फॉर्म में आ गया। और बताया एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 की फॉर्म में आ गया, मतलब कंफर्म है कि एसएचएम करे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच ग्राफ कैसा होगा, इलिप्स होगा, ठीक है ना? बताओ ना, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 किसकी इक्वेशन होती है, इलिप्स की ना। तो बस बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल 1 के सिमिलर आ गया, इलिप्स की इक्वेशन के सिमिलर आ गया। मतलब पक्का बोल सकते हैं कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होगा, ठीक है ना? इसमें बताओ ए स्क्वायर का काम कौन करेगा, कैपिटल ए स्क्वायर। तो बस ए स्क्वायर का काम कैपिटल ए स्क्वायर मतलब स्मॉल ए या सेमी मेजर, स्मॉल या सेमी मेजर एक्सिस का काम कौन करेगा, एम्पलीट्यूड कैपिटल ए करेगा, है ना? और इसमें बी स्क्वायर का काम ओमेगा ए का होल स्क्वायर कर रहा है, तो बी या सेमी माइनर एक्सिस का काम कौन करेगा, ओमेगा एन इंटू ए। तो ध्यान रखना कि आगे इतना कचरा करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो इसकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होगा। और सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस के लिए गदोटाई से इतना कचरा करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? हम लॉजिकली बोल सकते हैं कि बताओ ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ए, और ये क्या होगा वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ओमेगा एन इनटू। बस ध्यान रखना कि अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, है ना, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर तुमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछा तो गधों टाइप से पूरे रामायण लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऐसे जम कर रहे पार्टिकल के वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होगा। और ये वाला चीज पूछे तो बोल सकते हैं कि ये वाली चीज क्या होगी, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ए, और ये क्या होगा, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मतलब ओमेगा एन इंटू ए। ये डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है? अब देखो ग्राफ इलिप्टिकल तो होगा, लेकिन इलिप्स कैसा भी हो सकता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो सकता है, वर्टिकल इलिप्स हो सकता है, या फिर सर्कुलर भी हो सकता है। कैसे हो सकते हैं वो देख सकते हो, जैसे देखो, जैसे ये वाला जो केस था उसमें तो हमने माना था कि ओमेगा एन लेस देन 1 है, तो तुम बताओ कि ओमेगा एन अगर लेस देन 1 हो तब तो ए ज्यादा होगा, ओमेगा एन कम होगा, है ना? लॉजिकली बोल सकते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन लेस देन 1 हो तब तो ए ज्यादा होगा, ओमेगा एन कम होगा, तो ग्राफ ऐसा हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा या हॉरिजॉन्टल अंडा होगा, ठीक है? लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब ओमेगा एन ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि ओमेगा एन ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर ये ए कम होगा और ओमेगा एन ए ज्यादा हो जाएगा, तो तब तब ग्राफ वर्टिकल इलिप्स होगा। और बताओ अगर संयोग से एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो तो ओमेगा एन इक्वल टू 1 हो गया, तो बताओ ओमेगा एन इक्वल टू 1 हो तब तो ए और ओमेगा एन ए बराबर होंगे, और ये दोनों बराबर होंगे मतलब तब ग्राफ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। तो ध्यान रखना कि एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा भी हो सकता है। अगर ओमेगा एन लेस देन 1 हो तो ये ओमेगा एन कम हो जाएगा तो ग्राफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, अगर ओमेगा एन ग्रेटर देन 1 हो तो ए के कंपैरिजन में ओमेगा एन ज्यादा हो जाएगा तो ग्राफ वर्टिकल इलिप्स, और अगर ओमेगा एन इक्वल टू 1 हो गया तो फिर ए और ओमेगा एन बराबर हो जाएंगे तब ग्राफ सर्कुलर होगा। हाँ बच्चों देखो, अभी तक तो हमने डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाल ली। अब हम वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है? मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, है ना? तो इस बार भी वही केस दे रहे हैं कि कोई पार्टिकल है जो
इक्विलिब्रियम के आगे पीछे ऐसे जंप कर रहा है। मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a sin ओमेगा एन टी होगी। तो बस पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली थी, तो वेलोसिटी तो ओमेगा एन एक cos ओमेगा एन टी ये आ गई थी। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली थी, अब हम वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, dv by dt। तो उसके लिए वेलोसिटी का फर्दर एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तुम बताओ, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा एन है तो कांस्टेंट है बाहर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे बताओ। पहले पूरे का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले का एक बार और, पहले पूरे का, तो cos ओमेगा एन टी का तो माइनस साइन ओमेगा एन टी इनटू अंदर वाले का एक बार और करेंगे तो ओमेगा एन टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा एन। आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर ए sin omega n t and the acceleration minus omega n square is sin omega n t ये आ गया। चलो मैं नीचे एक बार और लिख देता हूँ कि एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए sin ओमेगा n t ये आ गया ना। चलो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ भी बना सकते हैं। तुम बताओ कि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ माइनस साइन थीटा जैसा होगा, है ना। अगर साइन थीटा जैसा होता तो जीरो से स्टार्ट होता लेकिन पहले ऊपर जाता, लेकिन एक्सेलरेशन माइनस साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ग्राफ जीरो से तो स्टार्ट होगा लेकिन पहले ऊपर जाने की जगह नीचे जाएगा। ये तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ सीधा सांप और एक्सेलरेशन माइनस साइन ओमेगा टी पे डिपेंड कर रहा है, इससे ग्राफ उल्टा सांप इस टाइप से होगा, है ना। चलो एक बार एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, है ना। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि है ना, अभी केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो साफ साफ बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन में ये तो कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करेगा, साइन ओमेगा एन टी पे। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो। और बताओ साइन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1, तो साइन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए। हम मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, साइन को नहीं देख रहे हैं, है ना, माइनस साइन को नहीं। तो बस हम बोल सकते हैं कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ओमेगा एन स्क्वायर ए होगा, है ना। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होगा वो भी देख सकते हो। ये हमको पता है कि एसएचएम में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू के एक्स होता है ना, फोर्स का मॉड्यूलस के एक्स होता है। फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा, और एक्स मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो बस एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा और ओमेगा स्क्वायर ए होगा। और हमको पता है कि एसएचएम में रिजल्टेंट जो फोर्स होता है वो इक्विलिब्रियम के और एमिंग होता है, तो एक्सेलरेशन भी इक्विलिब्रियम की और होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने एक्सेलरेशन को टाइम की फॉर्म में निकाला, लेकिन एक बार ऐसा करते हैं कि इस एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। ये तो अभी दो बार डिफरेंशिएशन करके देख लिया था ना। तो हमने देखा था कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा एन टी होता है ना। तो एक्सेलरेशन को हमको डिस्प्लेसमेंट एक्स की फॉर्म में लिखना है। तो बताओ इसमें ए साइन ओमेगा एन टी को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, वही। इसमें ए साइन ओमेगा एन टी को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एक्स बोल सकते हैं। तो इससे एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया बताओ, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ जो एक्सप्रेशन है उसको याद रखना है। ये तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो,
है ना, कभी कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा हो तो इसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में कितना होगा, a इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। और ध्यान रखना कि ये सारी तो हमने बेवकूफी की है ना, ध्यान रखना ये जो किया हो तो हमने बेवकूफी की है। अगर ऐसे जंप कर रहे पार्टिकल का अगर एक्सेलरेशन ही निकालना है तब तो सबसे स्मार्ट तरीका है कि इसको फोर्स से देखो, है ना। एक्सेलरेशन किसका छोटा भाई होता है, फोर्स का ही छोटा भाई होता है ना। तो एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालना हो तो गधों टाइप से दो बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है, फोर्स से देख सकते हैं। ये तो मैंने एसएचएम के स्टार्टिंग में ही तुमको बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में लगने वाला जो फोर्स है वो F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होता है। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, बताओ, फोर्स बाय मास, सिंपल वही, इसका एक्सेलरेशन होगा फोर्स बाय मास। तो फोर्स तो F इक्वल टू माइनस के एक्स अपन मास m। अब बताओ इसमें ये जो k बाय ए है, k बाय एम है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा एन स्क्वायर, बताया था ना मैंने। बताओ ओमेगा एन हमने किसको बोला था, रूट के बाय एम को। तो रूट के बाय एम को ओमेगा एन बोला था, तो के बाय एम को क्या बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो इससे एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आ गया। तो ध्यान रखना कि ऐसे जब करें पार्टिकल के एक्सेलरेशन को डिराइव करना है तो गधों टाइप से दो बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट मेथड ये है कि एसएचएम में लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में होता है। तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास तो माइनस के बाय एम इंटू एक्स, के बाय एम को ओमेगा एन स्क्वायर तो माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, ठीक। अब इस एक्सप्रेशन से भी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, तो हमको पता है कि कोई भी पार्टिकल ऐसे जंप करे तो इसका एक्सेलरेशन वैसे तो माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन अभी हमको एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड या मॉडुलस से मतलब है। तो एक्सेलरेशन का मॉडुलस कितना होगा, ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। बस हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन का मॉडुलस मैक्सिमम तब होगा जब एक्स मैक्सिमम होगा। और हमको पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल ऐसे जंप करे तो इसके डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, एम्पलीट्यूड ए के बराबर। बस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए रखोगे, है ना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए रखोगे तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा एन स्क्वायर ए। और ये भी देख लिया कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, एक्स इक्वल टू ए पर होगा, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर, है ना। जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से पास हो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। वो यहाँ भी देख लिया था और इधर भी देख लिया, है ना। लेकिन यहाँ से हम ज्यादा क्लियरली देख सकते हैं ना, तो हम पक्का बोल सकते हैं कि एसएचएम में, हम कंफर्म बोल सकते हैं कि एसएचएम में पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स भले ही माइनस के एक्स हो, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो के एक्स होता है। तो बस फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब एक्स मैक्सिमम, और एक्स मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ एक्सट्रीम पोजीशन पर इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस एक्स मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा तो उसका छोटा भाई एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो आगे इतना एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, आगे रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है ना, कंपैरेटिवली याद रखना। तो आगे अच्छे ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा हो तो इसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम कहाँ होती है, इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन पर, और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन ई। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका वेव में वेव ऑप्टिक्स में उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट कई बार यूज होगा। तो याद रखना कि कभी कोई पार्टिकल ऐसे जंप करे तो उसके वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू तो ओमेगा एन, सॉरी, कभी कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा हो तो इसके वेलोसिटी की तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओमेगा एन ए होती है, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होती है। वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास होता है, और फोर्स है एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होता है जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पास होता है। तो ये हमने सारा देख लिया। चलो एक बार ग्राफ बना लेते हैं, मतलब पहले वेलोसिटी थी ना, तो हम देखते हैं कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ किस तरह से चेंज करेगा वो देख लेते हैं। ये तुम सोच के बताओ। हम्म, है ना, एक्सेलरेशन एक्स में ग्राफ कैसा होगा वो देखना है, तो तुम सोच के बताओ
कि एसएचएम में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स होता है ना, एसएचएम में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स होता तब तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन एक्चुअली एसएचएम में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, इससे ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना दोनों। एसएचएम में अगर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स होता या एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स होता तब तो ग्राफ पॉजिटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन ऐसी होती, लेकिन एक्चुअली एसएचएम में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू प्लस एक्स नहीं होता, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है, या एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इस बार ग्राफ नेगेटिव स्लोप वाली स्ट्रेट लाइन होगी, नीचे की ओर जारी होगी। अब ये सारी चिरकुट टाइप की चीजें देख ली। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं, है ना। एसएचएम में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हैं, एक बताओ, एसएचएम में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स की फॉर्म में, मतलब लगने वाला जो फोर्स है वो भी माइनस एक्स पर डिपेंड करता है ना। और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होता है वो माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स, मतलब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी माइनस एक्स पे डिपेंड करता है है ना। तो हम बोल सकते हैं कि एसएचएम में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो माइनस एक्स पे डिपेंड करता है, तो उसका छोटा भाई एक्सेलरेशन भी माइनस एक्स पे डिपेंड करता है। या अगर केवल मॉडुलस लेना हो, फोर्स या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लेना हो, तो एसएचएम में फोर्स या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है वो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट एक्स पे डिपेंड करेगा। या हम सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स F और एक्सेलरेशन A, ये तीनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तुम बताओ यार कि एसएचएम में फोर्स का मैग्नीट्यूड भी x के प्रोपोर्शनल होता है और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी x के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बोल सकते हैं कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट x, लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स F और एक्सेलरेशन A तीनों प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब तीनों भाई बहन होते हैं, है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट x, एक्सेलरेशन ए और फोर्स एफ तीनों आपस में प्रोपोर्शन होते हैं, तीनों भाई बहन होते हैं, ऐसा ध्यान रखना। ठीक, हाँ बच्चों। अब ग्राफ की कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे ये तो हमने पढ़ा था, मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये तो हमने पढ़ा था कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच तो ग्राफ एलिप्टिकल होता है, लेकिन इस बार हमको दे रखा है कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है लेकिन इस बार हमको वेलोसिटी और एक्स के बीच नहीं, डराने के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच आपस में ग्राफ कैसा होगा वो पूछा है। बना सकते हैं, तो देख लेना कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, डराने के लिए पूछा है कि इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच आपस में ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल डरते नहीं, हमको अच्छे पता है कि बताओ एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट छुपा होता है ना। अभी तुमको चमका कर बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स, फोर्स एफ और एक्सेलरेशन ए तीनों भाई बहन ये एक जैसी चीजें हैं, है ना। तुमको पता है कि एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है उससे डरने की जरूरत नहीं, उसके अंदर सिंपली एक्स ही छुपा होता है। तो ध्यान रखना कि इस वाले एक्सिस पर एक्सेलरेशन है, मतलब समझ जाएंगे कि इनडायरेक्टली एक्स है। ये तो ध्यान रखना कि डराने के लिए वेलोसिटी का ग्राफ एक्सेलरेशन के साथ पूछा है, लेकिन हम समझ गए कि इनडायरेक्टली वेलोसिटी का ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एक्स के साथ ही पूछा है। तो बस हमको अच्छे पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी और पोजीशन एक्स के बीच ग्राफ कैसा होता है, एलिप्टिकल। तो तुम बताओ कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच ग्राफ एलिप्टिकल होता है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच भी ग्राफ एलिप्टिकल होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन और एक्स आपस में प्रोपोर्शनली होते हैं, भाई बहन ही होते हैं। ठीक है? तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट ध्यान रखना कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो वेलोसिटी और एक्स के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होता है, तो वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ बनाएंगे तब भी बिंदास इलिप्टिकल आएगा। अब इसमें है ना, इसमें इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की वैल्यू के लिए पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, स्मार्ट भी बता सकते हैं। बता, अगर कोई ये वाली डिस्टेंस पूछे तो बताओ ये क्या होगी, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू। और हम पढ़ चुके हैं कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ही होती है।
और बताओ ये वाली चीज क्या होगी, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। और हमको पता है कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए होती है। तो ऐसे घुमा करके दे तो कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन तुमको पूछता हूँ, स्मार्टली बताना। इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो पूछा है कि इसके मोमेंटम p और रिजल्टेंट फोर्स F, इनके बीच आपस में ग्राफ कैसा होगा वो देखना है। सोच के बताओ कि मोमेंटम और रिजल्टेंट फोर्स के बीच ग्राफ कैसा होगा। ये भी बिंदास इलिप्टिकल होगा, तो इसको भी स्मार्टली देख सकते हैं। तो तुम बताओ, ये y एक्सिस पर मोमेंटम है और हमको अच्छे पता है कि बताओ y एक्सिस पर मोमेंटम है मतलब इनडायरेक्टली वेलोसिटी है। तुमको बताओ कि मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी होता है ना। तो ये मोमेंटम किसका बड़ा भाई होता है, वेलोसिटी का ही बड़ा भाई होता है ना। तो समझ ना कि y एक्सिस पर मोमेंटम है मतलब इनडायरेक्टली वेलोसिटी v है, और x एक्सिस पर रिजल्टेंट फोर्स है। लेकिन तुमको चमका कर बताया था कि एसएचएम में फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों डिस्प्लेसमेंट से रिलेट प्रोपोर्शनली होते हैं। तो हम समझ गए कि x एक्सिस पर रिजल्टेंट फोर्स है मतलब इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट है। तो ये स्मार्टली आना चाहिए कि y एक्सिस पर मोमेंटम प्लॉट किया मतलब इनडायरेक्टली वेलोसिटी प्लॉट की है, और x एक्सिस पर रिजल्टेंट फोर्स को प्लॉट किया है मतलब इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट x को प्लॉट किया है। तो बस हम कंफर्म बोल सकते हैं कि बताओ चूंकि एसएचएम में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इलिप्टिकल होता है, तो इनके बड़े भाइयों मतलब मोमेंटम और रिजल्टेंट फोर्स के बीच भी ग्राफ बिंदास इलिप्टिकल ही होगा, है ना। तो वही ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ इलिप्टिकल, तो वेलोसिटी के बड़े भाई मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट के बड़े भाई फोर्स, इनके बीच भी ग्राफ बिंदास इलिप्टिकल ही होगा। अब उसमें ये दोनों एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। बताओ ये वाली क्या चीज होगी, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू। और हमको पता है कि एसएचएम में फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, kx। फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब x मैक्सिमम और x की मैक्सिमम वैल्यू a। तो बस x की मैक्सिमम वैल्यू a, तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी k। तो ये सेमी मेजर एक्सिस का काम k करेगा। और ये वाली चीज क्या होगी, मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू। तो तुम बताओ कि एसएचएम में वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन होती है, तो मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, m इंटू वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए। कर लोगे। तो ध्यान रखना कि मूर्खों टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन सबक हमको यही मिल गया कि एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट x, एक्सेलरेशन a और रिजल्टेंट फोर्स f, ये तीनों भाई बहन है, तीनों आपस में रिलेटेड ही होते हैं। अब कोई मूर्ख ये पूछ सकता है कि ग्राफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स आएगा, वर्टिकल इलिप्स, तो कैसा भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि ओमेगा एन, ए, मास, इन सब की वैल्यू कितनी उस पर डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी आ सकता है, वर्टिकल इलिप्स भी आ सकता है, या संयोग से ये और ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो सर्कुलर भी हो सकता है। वो तुम खुद समझती हो। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की काइनेमेटिक्स के सारे रिजल्ट देख लिए। एक बार जस्ट रिजल्ट को फटाफट बताया था। ये तो जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो हमने देखा था कि कभी कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी की तो मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए होती है, और वेलोसिटी मैक्सिमम तब होती है जब पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से पास हो, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए होती है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम तब होता है जब पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से पास हो। उसके बाद पता है कि कोई पार्टिकल एसएचएम करे तो इसकी वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ओमेगा इन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसके एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में माइनस ओमेगा इन स्क्वायर एक्स बोलते हैं, है ना। और तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, अच्छे ध्यान रखना कि इस पूरे एसएचएम में जो बार बार एक्स यूज करता हूँ ना, तो पूरे एसएचएम में एक्स क्या होता है, इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, या इसको बिल्कुल किताबी शब्दों में इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस ऐसा बोल सकते हैं, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम। चलो अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। पहले कुछ चिरकुट टाइप के क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। तो हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है। तो हमको दे रखा है कि एसएचएम के ड्यूरिंग पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी तो 15 मीटर पर सेकेंड है, और एसएचएम के ड्यूरिंग पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन
45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखा है ना? बस हमको देखना है कि इस पार्टिकल की ऑस्किलेशन का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये कितना होगा वो देखना है। और उसके बाद हमको पूछा है कि किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल इक्विलिब्रियम से 3 मीटर डिस्टेंस पर हो, मतलब कहने का मतलब है कि पार्टिकल x = 3 पर हो, तो उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड और एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। मतलब स्टार्ट करते हैं। तो कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है ना, तो बस सीधे-साधे उनका फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमको पता है कि कभी भी कोई पार्टिकल ऐसे जम करे, तो हमको पता है कि कभी कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा हो, तो इसके एक्सेलरेशन की तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर ए। और हमको दे रखा है कि एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और दूसरा ये भी पता है कि कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा हो तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा एन इंटू ए होती है, और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू 15 दे रखी है। तो बताओ ओमेगा एन और ए दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हो ना? पहले क्या करो, डिवाइड कर दो। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो LHS में बचेगा ओमेगा एन, और इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3। तो बस इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन 3 रेडियन पर सेकेंड ये आ गई। ओमेगा एन की वैल्यू जैसे इधर रखेंगे तो एम्पलीट्यूड ए आ जाएगा, तो ओमेगा एन की वैल्यू 3 रखेंगे तो एम्पलीट्यूड 15/3 मतलब 5 मीटर ये आ गया। ठीक है, तो बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन आ गई ना, तो इसके भाई बहन मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि बताओ एसएचएम में टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा एन। तो 2 पाई ओपन ओमेगा एन कितना है, 3 सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया। और एसएचएम में फ्रीक्वेंसी उसका उल्टा होता है, मतलब ओमेगा एन बाय 2 पाई। तो ओमेगा एन तो 3 ओपन 2 पाई, ये हर्ट्ज, ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाली। ठीक, उसके बाद आगे हमको पूछा है कि पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है और किसी इंस्टेंट पर इसके इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस 3 मीटर है। इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम एसएचएम में एक्स बोलते हैं ना। तो किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल x = 3 पर पहुंच गया है, तो उस इंस्टेंट पर पार्टिकल की स्पीड और एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। तो पहले पार्टिकल की स्पीड देखनी है, तो हमको अच्छे पता है कि कभी कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा हो तो इसकी वेलोसिटी या स्पीड तो डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होती है, v = ओमेगा एन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये होती है। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं ना। फिर इसकी वेलोसिटी तो ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ ओमेगा एन कितना है, 3 रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड 5 स्क्वायर माइनस एक्स। तो इस इंस्टेंट पर एक्स कितना है, 3 का स्क्वायर। ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करेंगे 16, 16 का अंडर रूट 4। तो ये कितना आ गया, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 3 × 4 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो 12 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन वेलोसिटी +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है। बताओ जब इक्विलिब्रियम से 3 मीटर डिस्टेंस पर हो और आगे की ओर जा रहा हो तो वेलोसिटी +12, और पीछे की ओर जा रहा हो तो -12, बाकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो 12 ही होगा। वैसे इसका एक्सेलरेशन देखना है, तो एसएचएम में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होता है, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा एन तो 3 स्क्वायर इंटू एक्स कितना है, 3। तो इस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछे तो ये 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे चिल्लर टाइप के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। चलो एक थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ। हाँ बच्चों देखो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और डराने के लिए इसके मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। और इसके मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² प्लस π²/4x = 0 ऐसी दे रखी है। तो बस हमको देखना है कि इसका मोशन कैसा होगा, फिर अगर मोशन ऑस्किलेटरी हुआ तो उसका फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि अगर इसका एम्पलीट्यूड a हो तो x = a/2 पर पार्टिकल की स्पीड और एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल x एक्सिस के लोग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और डराने के लिए इसके मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है। तो
सबसे पहले हमको देखना है कि मोशन किस टाइप का होगा वो देखना है। फिर तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी डराने के लिए मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, तो सबसे पहला काम करना कि इसको थोड़ा-सा सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे। तो तुम बताओ, इसमें डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर है और हमको पता है कि पोज़ीशन या डिस्प्लेसमेंट का जो डबल डिफरेंशिएशन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक्सेलरेशन। तो समझ गए कि अगर dx बाय dt होता तो उसको वेलोसिटी लिखते हैं, लेकिन डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर है तो इसको एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या बन गई? डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर को तो एक्सेलरेशन प्लस पाई स्क्वायर बाय 4x इक्वल टू 0। अब चलो इस नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है ना, तो उसके लिए इस नमूने को उधर ट्रांसफर करते हैं। उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या बचेगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू इधर क्या बचेगा? माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स, ये आ गया। बस अब तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि पाई स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है ना, बस पाई स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है, मतलब साफ-साफ देख सकते हैं कि इस बार एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है ना? तो साफ-साफ बोल सकते हैं, इस बार एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो इसका बड़ा भाई जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होगा। और हमको रटा हुआ है कि कभी भी एक्सेलरेशन या रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो, तो कंफर्म है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, है ना? बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन एंड रिजल्टेंट फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ रहा, मतलब ठप्पा लग गया कि मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो बताओ, इस इक्वेशन को एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको पता है कि एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन फोर्स की फॉर्म में तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होती है, लेकिन एक्सेलरेशन की फॉर्म में क्या होती है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना? तो बस इसको एसएचएम की एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो पता है कि एसएचएम की इक्वेशन एक्सेलरेशन की फॉर्म में क्या होती है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स। इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करेंगे तो बताओ ओमेगा एन स्क्वायर का काम कौन करेगा? पाई स्क्वायर बाय 4। तो बताओ ओमेगा एन स्क्वायर का काम पाई स्क्वायर बाय 4 कर रहा है, तो अंडर रूट करेंगे तो ओमेगा एन पाई स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट मतलब पाई बाय 2। ये रेडियन पर सेकेंड, ये इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। बस एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई तो भी इसके भाई बहन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो आगे एसएचएम का टाइम पीरियड पूछा है, ये तो हमको पता चल गया कि मोशन एसएचएम है और रटा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई बाय ओमेगा एन, तो 2 पाई अपन ओमेगा एन पाई बाय 2 से सोल्व करेंगे तो 4 सेकेंड। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा, मतलब ओमेगा एन बाय 2 पाई, ओमेगा एन पाई बाय 2 अपन 2 पाई करेंगे तो 1 बाय 4 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक, मेन पार्ट तो निकाल लिया। अब अगले पार्ट में हमको दे रखा है कि इसके एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए है, तो जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से a बाय 2 डिस्टेंस पे होगा, मतलब x इक्वल टू प्लस a बाय 2 पर होगा, उस इंस्टेंट पर पार्टिकल का स्पीड और एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है। इजीली कर सकते हैं ना, बस x इक्वल a बाय 2 पर पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है। तो हमको डायरेक्ट पता है कि कभी कोई पार्टिकल ऐसे जम करे तो इसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में ओमेगा एन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है, तो वैल्यू रख दो। तो बताओ ओमेगा एन तो कितना अपने पास? पाई बाय 2, ओमेगा एन तो पाई बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बाय 2 का स्क्वायर, है ना? एक्स इक्वल ए बाय 2 पर ही वेलोसिटी पूछी है ना, तो एक्स की जगह ए बाय 2 रख देना, फिर इसको सॉल्व कर लेना तुम। तो कितना आ जाएगा? रूट 3 पाई बाय 4, ये मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड इतनी हो गई। चलो एक्सेलरेशन देखना है, तो हमको पता है कि ये एसएचएम कर रहा है और एसएचएम में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में क्या होता है? माइनस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स होता माइनस ओमेगा एन कितना है? पाई बाय 2, तो ओमेगा एन स्क्वायर पाई बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस इंस्टेंट पर एक्स कितना है? ये इसमें मैं ए लिखना भूल गया, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेना तो कितना आ जाएगा? ये माइनस पाई स्क्वायर ए ओपन 8 ये आ गया, लेकिन हमको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये पाई स्क्वायर ए बाय 8 इतना आ गया। हाँ बच्चों देखो, इसका एक और मैथमेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसको देखना। तो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई पार्टिकल
एक्स एक्सिस के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मोशन किस टाइप का है वो हमको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, लेकिन डराने के लिए हमको दे रखा है कि इसके मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन 9 dx by dt का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 ऐसा दे रखा है। तो हमको देखना है कि इस मोशन की ड्यूरिंग पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा वो देखना है ना। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और डराने के लिए इसके मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन हमको ऐसी दे रखी है। तो बस मैंने पहले ही बताया था, है ना, मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेट टाइप से दे रखी हो तो सबसे पहले इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तुम बताओ कि इसमें जो dx by dt है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो इसमें जो dx by dt है उसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो dx by dt के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बताओ अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या आ गई, 9 dx by dt को वेलोसिटी v, तो dx by dt का होल स्क्वायर को v स्क्वायर बोल सकते हैं प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 36 ये आ गया। ठीक, चलो अब थोड़ा बहुत तुमको शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि बताओ अब ये एसएचएम की वेलोसिटी की इक्वेशन की फॉर्म में थोड़ा बहुत दिख रहा है, मतलब v इक्वल टू ओमेगा इन रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर उस फॉर्म में थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है ना। नहीं दिखा हो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं कि वेलोसिटी को अलग करते हैं तो इस नमूने को उधर ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो होता है इस नमूने को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 9v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 माइनस 4x स्क्वायर, या इसमें 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 को भी उधर ट्रांसफर करता हूँ तो 9 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 4/9 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बस। v स्क्वायर इतना है तो v कितना होगा वो देखना है। तो v स्क्वायर इतना है तो v कितना होगा इसका अंडर रूट, तो v कितना हो जाएगा इसका अंडर रूट, तो 9/4 का अंडर रूट तो 2/3 इंटू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 को मैं 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ बस। अब तो कोई शक्ल देखते ही बता सकता है, एक बताओ ये जो इक्वेशन है वो एसएचएम की वेलोसिटी की फॉर्म में जो इक्वेशन होती है उसके कंपेरेबल आ गई, है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो एसएचएम की वेलोसिटी की फॉर्म में जो इक्वेशन है उसके कंपेरेबल आ गई बस। इसको हम एसएचएम की वेलोसिटी वाली इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब v इक्वल टू ओमेगा इन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं। बताओ बिल्कुल कंपेरेबल आ गई ना। तो इसको एसएचएम की वेलोसिटी की इक्वेशन मतलब v इक्वल टू ओमेगा इन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हो। तो कंपेयर करेंगे तो बताओ ओमेगा n का काम कौन करेगा, 2/3, तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा n 2/3 रेडियन पर सेकेंड। ओ सॉरी बताना भूल गया, ये इक्वेशन एसएचएम की वेलोसिटी की इक्वेशन मतलब v इक्वल टू ओमेगा इन रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बिल्कुल सिमिलर रही, मतलब कंफर्म पता चल गया कि इस बार भी मोशन एसएचएम होगा। और कंपेयर करेंगे तो ओमेगा n का काम कौन करेगा, 2/3 रेडियन पर सेकेंड, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। और इधर कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, 3 स्क्वायर, तो a स्क्वायर का काम 3 स्क्वायर कर रहा है तो एम्पलीट्यूड का काम कौन करेगा, 3 मीटर ये करेगा। ओमेगा n आ गए तो इसके भाई बंधु टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो निकाल ही सकते हैं। तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा n, तो 2π अपन ओमेगा n 2/3 तो ये 3π सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी पूछे तो उसका उल्टा ओमेगा n/2π, तो सॉल्व करेंगे तो 1/3π हर्ट्ज ये आ गई। लेकिन हमको तो मोशन की ड्यूरिंग इसकी मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है। दोस्तों आराम से बताओ, इस बार पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना, तो हमको अच्छे पता है कि एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, ओमेगा n इंटू ए, ओमेगा n तो 2/3 इंटू एम्पलीट्यूड 3, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर है ना, माइनस को इग्नोर करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ओमेगा एन कितना है, 2/3 का स्क्वायर इंटू a3, तो ये 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो अब इस टाइप के क्वेश्चन है तो इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में
कई बार कुछ काइनेमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मतलब हमको पूछा जाता है कि पार्टिकल को एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये पूछा जाता है। ठीक है? और ध्यान रखना कि अभी ये है ना, अभी ये वाले जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन केवल जे एडवांस के स्टूडेंट के लिए हैं। अगर मेडिकल या नीट का कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो तो इस वाले पार्ट को स्किप कर देना, मत देखना, क्योंकि मेडिकल में इतने मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना? बाकी जेईई में पूछता है। तो ये काइनेमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमको पूछता है इसमें इसमें हमको पूछता है कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, तो पार्टिकल को किसी भी एक पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, ये पूछता है। तो देखो, वैसे तो इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, है ना? कई लोग सर्किल बना कर करते हैं, है ना? कई लोग ऐसे फेजर सर्किल बना करके इसको करते हैं, कई लोग इसको मैथमेटिकली करते हैं। तो कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन है ना, कई तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इन क्वेश्चन को करने का सबसे सिस्टमेटिक तरीका है इसको साइन के ग्राफ से किया जाए, है ना? फेजर सर्किल से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है साइन के ग्राफ से किया जाए, क्योंकि इसके आगे जो हम वेव का चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें साइन के ग्राफ का ही ज्यादा यूज होता है। इससे ध्यान रखना कि इस टाइप के काइनेमेटिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको साइन के ग्राफ से ही करना सबसे सिस्टमेटिक होता है। शुरू में हो सकता है तुमको टाइम लगे, लेकिन आगे तुम फटाफट कर सकते हो इसको, ठीक ना? है ना? तो पहले एक बार इसके डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बना लेते हैं। ये तो मान लेते हैं कि इस बार भी कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है, और चलो मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। वो इसका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन टाइम के साथ किस टाइप चेंज करेगी उसका ग्राफ बना सकते हैं। देखते ही बताओ कि इसका डिस्प्लेसमेंट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट sin ओमेगा t पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका ग्राफ भी साइन जैसा होगा। साइन जैसा होगा मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, और उसके बाद ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, मतलब पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस टाइप से ग्राफ साइन कर्व या सांप जैसा होगा, ठीक है? उसके बाद ये भी तुमको पता होगा कि बता इधर ओमेगा टी इक्वल टू जीरो या ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ओमेगा टी इक्वल टू जीरो से 90 डिग्री के बीच का जो पार्ट होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। फिर ओमेगा टी इक्वल 90 से 180 के बीच का पार्ट होता है उसको सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर ओमेगा टी इक्वल 180 से 270 डिग्री वाला जो पार्ट होता है उसको थर्ड क्वाड्रेंट। और ओमेगा टी इक्वल 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच जो पार्ट होता है उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना? और ये भी पता होगा कि 360 से फिर 360 से 450 के बीच जो पार्ट होता है उसको अगली साइकिल का फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर अगली साइकिल का सेकंड क्वाड्रेंट, ये चलता रहता है, तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना? और यहाँ चित्र से भी दिख रहा है कि बताओ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो मैथमेटिकली पता होगा, चित्र से भी दिख रहा है ना? तो ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच ग्राफ साइन कर्व जैसा होगा, और ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो शुरू में तो मूर्खों टाइप से चित्र बनाएंगे, लेकिन आगे तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में ही चल जाना चाहिए बस। अब इस साइन के ग्राफ के बेसिस पर हम ये काइनेमेटिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना? तो इस पहले क्वेश्चन में हमको पूछा है कि कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो हमको पूछा है कि पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू से x इक्वल टू माइनस ए बाय टू तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वो देखना है? तो हमने कसम खा रखी, हमको अच्छे पता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग तो साइन कर्व से ही करेंगे। तो बस हम क्या करेंगे कि पार्टिकल x इक्वल प्लस ए बाय टू पर कब कब होगा वो देखेंगे, और ऐसे ही पार्टिकल x इक्वल माइनस ए बाय टू पर कब कब होगा वो देखेंगे, और फिर ग्राफ के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में मिनिमम टाइम कौन सा लगेगा, उसको डिसाइड कर लेंगे। हाँ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बताओ इनिशियली पार्टिकल, हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो, इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर है तो हम देखते हैं कि पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर कब कब होगा वो देखना है ना? तो ग्राफ से ही क्लियर है
है ना, ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि पार्टिकल x इक्वल प्लस ए बाय रूट टू पर कब कब होगा, एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और फिर अगली साइकिल में यहाँ होगा। मतलब बोल सकते हैं कि इनिशियल, है ना, बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है ना। तो वही ये पार्टिकल x इक्वल प्लस ए बाय रूट टू पर कब कब होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और अगली साइकिल में इधर होगा। मतलब इनिशियल पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है। तो इनिशियल पोजीशन को ग्राफ पर बता दिया। अब हम फाइनल पोजीशन को ग्राफ पर बनाते हैं। बताओ फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुंच रहा है, x इक्वल टू माइनस ए बाय टू पर। तो बस देखते हैं कि पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय टू पर कब कब होगा वो देखना है ना। तो ग्राफ से दिख रहा है कि पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय टू पर कब कब होगा, एक तो यहाँ होगा और फिर अगली साइकिल में होगा। मतलब कंफर्म बोल सकते हैं कि फाइनल पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है या फिर अगली साइकिल में होगा। बस तुम बताओ कि जो इनिशियल पोजीशन थे उसको ग्राफ पे प्लॉट कर लिया और फाइनल पोजीशन को ग्राफ पर प्लॉट कर लिया। तो बस अब हम देखेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा लगेगा वो देखना है। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इनिशियल से फाइनल तक मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। इनिशियल ये ले सकते हैं, लेकिन इनिशियल अगर इसको ले लेंगे तो फिर इनिशियल से फाइनल तक जाने में टाइम ज्यादा आ जाएगा, है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि इनिशियल पोजीशन को ग्राफ पर बता दिया, फाइनल पोजीशन को ग्राफ पर बता दिया। बस अब हम ग्राफ से देखेंगे कि इनिशियल से फाइनल के बीच मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा होगा वो देखना है। तो बस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि इनिशियल से फाइनल तक, है ना, इनिशियल से फाइनल तक मिनिमम टाइम इंटरवल ये वाला होगा। तो इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में मिनिमम टाइम इंटरवल ये वाला होगा। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इनिशियल का सॉल्यूशन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लेना है और फाइनल का सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है ना। तो बस अब हमको साफ साफ पता चल गया, सही है ना, कि इनिशियल से फाइनल के बीच मिनिमम टाइम इंटरवल ये वाला होगा। तो इनिशियल का सॉल्यूशन सेकेंड क्वाड्रेंट में और फाइनल का सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट वाला लेना है। ये हमको पता चल गया। तो बस अब हम बिंदास अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बस सबसे पहले इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर है ना। तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर कब होगा वो देखना है। तो उसके लिए वही एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसी का यूज करते हैं। तो बताओ इनिशियली पार्टिकल किधर है, x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर है ना। इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर है। प्लस ए बाय रूट टू पर कब होगा वो देखना है। तो उसके लिए इस एसएचएम की इक्वेशन में x की जगह प्लस ए बाय रूट टू रख देना। सॉल्व करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ओमेगा टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस वन बाय रूट टू इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको अच्छे पता है कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन ग्राफ से हम डिसाइड कर चुके हैं कि इनिशियल का सॉल्यूशन हमको सेकेंड क्वाड्रेंट का चाहिए, है ना। वही कि साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होता है, लेकिन डिसाइड कर चुके हैं कि इनिशियल वाला सॉल्यूशन हमको सेकंड क्वाड्रेंट का चाहिए। तो बताओ साइन ओमेगा टी इक्वल प्लस वन बाय रूट टू है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ओमेगा टी इक्वल टू 135 डिग्री, मतलब कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 4 ये आ जाएगा। ठीक है, वही कि साइन ओमेगा टी इक्वल प्लस वन बाय रूट टू है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ओमेगा टी इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4, मतलब 3 पाई बाय 4। ओमेगा टी इतना है तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 3 पाई बाय 4 ओमेगा। तो पता चल गया कि पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय रूट टू पर कब होगा, टी इक्वल टू 3 पाई बाय 4 ओमेगा पर होगा। चलो फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुंच रहा है, x इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू पर। तो पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय रूट टू पर कब होगा वो देखना है। तो उसके लिए भी वही एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t का यूज करेंगे। और फाइनली पार्टिकल कहाँ पहुंच रहा है, x इक्वल टू माइनस ए बाय टू पर। तो फाइनली x की जगह माइनस ए बाय टू रख देना। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ओमेगा टी इक्वल टू माइनस हाफ, है ना। अब हमको पता है ना, तुमको पता होगा कि साइन नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन ग्राफ से हम डिसाइड कर चुके हैं कि फाइनल वाला सॉल्यूशन हमको सेकेंड को, सॉरी,
ग्राफ से डिसाइड कर चुके हैं कि फाइनल वाला सॉल्यूशन हमको थर्ड क्वाड्रेंट का लेना है ना? तो फाइनल वाला सॉल्यूशन हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। तो बताओ sin ओमेगा टी इक्वल माइनस हाफ है, तो ओमेगा टी थर्ड क्वाड्रेंट में कितना आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 6 आएगा, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 11 पाई बाय 6 लिख सकते हैं, है ना? तो बस ओमेगा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू 11 पाई बाय 6 ओमेगा, सॉरी बच्चों थोड़ी गलती कर दिया है, इनकी sin ओमेगा टी इक्वल माइनस हाफ है, इसका सॉल्यूशन मैंने फोर्थ में ये तो इसका सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, तो पता होगा कि sin ओमेगा टी इक्वल माइनस हाफ है, तो उसका सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ओमेगा इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब कितना? 7 पाई बाय 6। ओमेगा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा। तो बस आराम से बताओ कि इनिशियल है ना पार्टिकल x इक्वल प्लस a बाय रूट 2 पर कब होगा? ये t इक्वल 3 पाई बाय 4 ओमेगा, और माइनस a बाय 2 पर कब पहुंचेगा? 7 पाई बाय 6 ओमेगा। तो बस हमको देखना है कि इनिशियल से फाइनल तक मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होगा, वो पूछा है। तो मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होगा? सिंपली t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो t फाइनल तो 7 पाई बाय 6 ओमेगा माइनस t इनिशियल 3 पाई बाय 4 ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, तो मिनिमम टाइम इंटरवल तुम्हारे पास आ जाएगा 5 पाई बाय 12 ओमेगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ग्राफ से सबसे इजी है, और मुझे बताने में भले टाइम लग गया, लेकिन तुम लोग फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर ये सब कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में साइन के ग्राफ को तुमने अच्छे से पढ़ा होगा। हाँ बच्चों, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें तो सॉल्यूशन पहली साइकिल में ही आ गया था, लेकिन अगर सॉल्यूशन पहली साइकिल में नहीं आया तो कभी कभी हमको सेकेंड साइकिल में भी देखना होता है। तो एक क्वेश्चन मैंने किया है, अगला क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ तो देख लेना। इस बार भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन और एम्पलीट्यूड ए है। तो हमको इस बार पूछा है कि पार्टिकल को x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 से x इक्वल टू प्लस रूट 3 ए बाय 2 तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वो देखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। हाँ चलो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो भी सिंसियर होगा उसने कर लिया होगा। एक बार देख लेना ध्यान से। ये तो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 से x इक्वल टू प्लस रूट 3 ए बाय 2 तक जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा, वो देखना है। बस बताओ, इनिशियली पार्टिकल कहाँ है? x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर है ना? तो पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर कब कब होगा, वो देखेंगे। फाइनली पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 तक पहुंचाना है, तो x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 पर कब कब होगा, वो देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा होगा, वो देखेंगे। स्टार्ट करते हैं तो बता, शुरू में पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर है, तो बस सबसे पहले पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर कब, है ना? सबसे पहले पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर कब कब होगा, वो देखना है। देखो, इस ग्राफ से दिख रहा है कि पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाय 2 पर कब कब होगा। एक तो यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, और फिर अगली साइकिल में तो बहुत देर से होगा। मतलब बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन ये भी हो सकती है या फिर ये भी हो सकती है, ठीक है? और फिर तो अगली साइकिल में आएगी। चलो, फाइनली पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 तक पहुंचाना है तो देखते हैं कि पार्टिकल x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 पर कब कब होगा, वो देखना है। तो देखो, ग्राफ से ही दिख रहा है ना? ग्राफ से दिख रहा है कि पार्टिकल x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 पर कब कब होगा। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और उसके बाद अगली साइकिल में यहाँ होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल पोजीशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अगली साइकिल में ये भी हो सकती है। तो बस तुम बताओ कि इनिशियल पोजीशन को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, फाइनल पोजीशन को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया, तो बस अब हम देखेंगे कि इनिशियल से फाइनल तक का मिनिमम टाइम इंटरवल कौन सा होगा, वो देखना है। तुम बताओ कि इनिशियल से फाइनल तक का मिनिमम टाइम इंटरवल ये वाला आएगा, ये थोड़ी आएगा। बताओ, फाइनल जो होता है इनिशियल के बाद में होता है, इनिशियल के पहले थोड़ी होता है। और अगर इनिशियल ये ले लिया और फाइनल ये ले लिया, तब तो इनिशियल से फाइनल तक टाइम इंटरवल थोड़ा ज्यादा आ जाएगा ना। बस, है ना? बस वही
कि इनिशियल पोजीशन को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, फाइनल पोजीशन को ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। तो इनिशियल से फाइनल के बीच मिनिमम टाइम इंटरवल पूछा है तो साफ-साफ दिख रहा है ग्राफ से, है ना? तो ग्राफ से साफ-साफ दिख रहा है कि इनिशियल से फाइनल तक का मिनिमम टाइम इंटरवल ये वाला आएगा। मतलब कंफर्म पता चल गया कि इनिशियल का सॉल्यूशन तो हमको 4th क्वाड्रेंट में लेना है और फाइनल वाला सॉल्यूशन हमको अगली साइकिल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो चित्र से पता चल गया कि इनिशियल का सॉल्यूशन 4th क्वाड्रेंट में और फाइनल का सॉल्यूशन अगली साइकिल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है बस। अब तो हम इजीली कर सकते हैं। देखो इनिशियली पार्टिकल x इक्वल माइनस ए बाई 2 पर है तो बस पार्टिकल x इक्वल माइनस ए बाई 2 पर कब होगा वो देखना है। तो उसके लिए वही एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t ये यूज करेंगे। इनिशियली पार्टिकल x इक्वल टू माइनस ए बाई 2 पर है तो x की जगह माइनस ए बाई 2 रख देंगे। सॉल्व करेंगे तो a से a कैंसिल हो गया तो sin ओमेगा t इक्वल टू कितना आ गया माइनस हाफ। और हमको अच्छे पता है कि साइन थीटा नेगेटिव 3rd क्वाड्रेंट में भी होता है और 4th क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन हम लॉजिकली डिसाइड कर चुके हैं कि इनिशियल का सॉल्यूशन हमको 4th क्वाड्रेंट में लेना है। बताओ साइन ओमेगा टी इक्वल माइनस हाफ है तो बताओ ओमेगा टी का सॉल्यूशन 4th क्वाड्रेंट में कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6 है ना। 4th क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाय 6 मतलब 11 पाई बाय 6। ओमेगा को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t इक्वल टू 11 पाई बाय 6 ओमेगा है ना। बस इनिशियली है ना इनिशियल का टाइम 11 पाई बाय 6 ओमेगा ये आ गया। फाइनली पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस रूट टी 3 बाय a बाय 2 पर पहुंचाना है तो पार्टिकल x इक्वल प्लस रूट 3 बाय 2 पर कब होगा वो देखना है। तो उसके लिए भी वही एसएचएम की इक्वेशन x इक्वल a sin ओमेगा t और फाइनली पार्टिकल को x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2 पर पहुंचाना है तो x की जगह माइनस 3 या माइनस रूट 3 बाय 2 ये लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। x इक्वल a sin ओमेगा t फाइनली पार्टिकल को x इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 पर पहुंचाना है तो x की जगह प्लस रूट 3 बाय 2 लिख देंगे। आगे सॉल्व करोगे तो sin ओमेगा t इक्वल टू प्लस रूट 3 बाय 2 हो गया है ना। ओमेगा टी कितना होगा वो देखना है। तो ग्राफ से हम डिसाइड कर चुके हैं कि फाइनल वाला जो सॉल्यूशन है वो उसको हमको अगली साइकिल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है ना। ग्राफ से हम डिसाइड कर चुके हैं कि फाइनल का जो सॉल्यूशन है उसको अगली साइकिल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाना है। तो था साइन ओमेगा टी इक्वल प्लस रूट 3 बाय 2 है तो अगली साइकिल के है ना अगली साइकिल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या होगा ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 3 मतलब ये कितना हो गया 7 पाई बाय 3 ये हो गया। ओमेगा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो टी फाइनल कितना आ गया 7 पाई बाय 3 ओमेगा। तो बस इनिशियल का भी टाइम आ गया फाइनल का भी टाइम आ गया। अब हमको पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक का मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होगा। तो मिनिमम टाइम इंटरवल कितना होगा सिंपली टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल है 7 पाई बाय 3 ओमेगा माइनस टी इनिशियल है 11 पाई बाय 6 ओमेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा पाई बाय 2 ओमेगा इतना आ जाएगा। ठीक है इतना सफिशिएंट है लेकिन इम्प्रेस करना हो तो इसको टाइम पीरियड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो होता है टाइम इंटरवल कितना हो गया पाई बाय 2 और बताओ ओमेगा एन क्या होता है ना। ओमेगा एन क्या होता है 2 पाई बाय टी तो 1 अपॉन ओमेगा एन को टी बाय 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये से एक आंसर तो टी बाय कितना आ गया टी बाय 4 फिर टाइम इंटरवल पाई बाय 2 ओमेगा एन या टाइम पीरियड की फॉर्म में इसको टी बाय 4 लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइप के क्वेश्चन हो इजीली कर सकते हो। मुझे बताने में भले ही टाइम लग गया लेकिन तुम फटाफट 1 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो अब अगले क्वेश्चन इसके अल्टरनेटिंग करंट में आएंगे तो तैयार रहना होगा। हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम एसएचएम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है मतलब फेस को स्टडी करते हैं और इस फेस को हिंदी में कला बोलते हैं। ठीक है तो वही एसएचएम की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फेस इसको स्टडी करते हैं। ये देखो सबसे पहले ये फेस क्या होता है वो देखते हैं।
ये तो ध्यान रखना कि नाम से ही क्लियर है ना? नाम से ही क्लियर है तो ध्यान रखना कि फेज का सबसे सिंपल मीनिंग तो होता है स्टेट ऑफ मोशन, या हिंदी में इसको गति की अवस्था बोलते हैं, है ना? तो अच्छे ध्यान रखना कि फेज को सिंपल शब्दों में तो हम क्या बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन जिस स्टेट में है, और ध्यान रखना ये फेज का सबसे सिंपल मीनिंग होता है स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन किस स्टेट में है, किस दशा में है। मतलब क्या पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, या पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, या फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। ये जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उसको स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, और स्टेट ऑफ मोशन को ही फेज बोलते हैं। हाँ बच्चों ठीक है। तो अभी हमने फेज का सिंपल मीनिंग देख लिया, तो हमको पता चल गया कि फेज को बिल्कुल सिंपल शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन, मतलब मोशन किस स्टेट में, मतलब किस दशा में है, उसको हम फेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो फेज का सिंपल मीनिंग हो गया। अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। अब देखते हैं कि फेज का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है, वो देखते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए नॉर्मल सा केस लेते हैं। जिससे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, और चलो मान लेते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। बस हमको देखना है कि एसएचएम की इक्वेशन में कौन सी टर्म स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन दे रही है, वो देखना है ना? हमको ये देखना है कि एसएचएम की इक्वेशन में कौन सी टर्म स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देती है, वो हमको देखना है। ठीक है, तो देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो सॉरी, है ना? कोई स्मार्ट पर्सन हो तो बिल्कुल फीलिंग से ही बोल सकता है कि इसमें ओमेगा टी मतलब साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। ना तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसको फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है ना? तो वही कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है, इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। तो बस इस एक्सप्रेशन में कौन सी टर्म स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देती है, वो देखना है। ठीक है ना? तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि इसमें ओमेगा टी मतलब साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है ना? तो एक साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। इसको डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर जीरो हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा, है ना? बोल सकते हैं कि ओमेगा टी मतलब साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर जीरो हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू जीरो पर होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर होगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी हो अगर बढ़ा है तो पार्टिकल का एक्स भी बढ़ेगा, मतलब पार्टिकल आगे बढ़ेगा। और बताओ साइन के अंदर जो कुछ भी है वो अगर 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 हो जाए तो पार्टिकल एक्स इक्वल टू प्लस ए बाई 2 पर पहुंच जाएगा। याद रखना कि वैसे तो ओमेगा टी की वैल्यू रेडियन में रखनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम डिग्री में लिखते हैं, थोड़ा सा समझना इजी होता है ना? तो बस पक्का बोल सकते हैं कि साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है ना? तो हम बोल सकते हैं कि साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर जीरो हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल जीरो मतलब इक्विलिब्रियम पर होगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 30 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाई 2 पर पहुंच जाएगा। वैसे ही साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 60 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस रूट थ्री ए बाई 2 पर पहुंच जाएगा। वैसे ही साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए पर मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा, है ना? ऐसे और आगे बढ़ते हैं। बताओ साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 120 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस रूट थ्री बाई टू यहाँ पहुंच जाएगा। इतनी मैथमेटिक्स पता होगी, इतनी मैथमेटिक्स पता होगी कि ओमेगा टी 120 डिग्री हो जाए तो साइन 120 डिग्री प्लस रूट थ्री बाय 2 होता है तो पार्टिकल प्लस रूट थ्री बाय 2 पर पहुंच जाएगा पलट करके। ऐसे ही साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 150 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस एट बाई 2 पर पहुंच जाएगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वो अगर 180 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर पहुंच जाएगा। सॉरी बच्चों बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं
कि एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर 0 हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर रहेगा, मतलब इक्विलिब्रियम में रहेगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो बढ़ करके 30 डिग्री हो गया तो पार्टिकल आगे जाकर के x इक्वल टू प्लस a/2 पर पहुंच जाएगा। साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर 60 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल प्लस रूट 3/2 पर पहुंच जाएगा। वैसे ही साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस से मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है थोड़ा और बढ़े तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट घटेगा, मतलब पार्टिकल पलट करके पीछे आएगा। और साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर 120 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल पलट करके x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 पर वापस इधर पहुंचेगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होगा हो जाता है वो 150 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a/2 पर पहुंच जाएगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर 180 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल घूम फिर करके वापस x इक्वल टू 0 पर पहुंच जाएगा, मतलब वापस इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। फिर बताओ साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो अगर और बढ़े तो पार्टिकल x इक्वल टू 0 के भी और पीछे मतलब नेगेटिव में जाएगा। और साइन के अंदर जो कुछ भी होता है अगर 210 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल पलट करके x इक्वल टू माइनस a/2 पर चला जाएगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है अगर 240 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल और पीछे जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 पर। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है वो बढ़ते बढ़ते 270 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल x इक्वल टू माइनस से मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच जाएगा। फिर साइन के अंदर जो कुछ भी होता है अगर 300 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल पलट करके आगे जाएगा, मतलब x इक्वल टू माइनस रूट 3/2 पर। साइन के अंदर जो कुछ भी हो जाए वो बढ़ करके 330 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल और आगे जाएगा x इक्वल टू माइनस a/2 पर। और साइन के अंदर जो कुछ भी हो बढ़ते बढ़ते अगर 360 डिग्री हो जाए तो पार्टिकल वापस x इक्वल 0 पर पहुंच जाएगा, मतलब जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ था घूम फिर करके उसी स्टेट में वापस पहुंच जाएगा। तो देखो ये इतनी सारी जो चीजें देखी ना ना ये इतनी सारी जो चीजें देखी उससे हम पक्का बोल सकते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेस बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखना कि अगर बुक में देखोगे तो बुक में फेस की बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीजें दी होती हैं, लेकिन लेकिन हमको इतना उलझना नहीं है। हम तो बिल्कुल सिंपल, हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेस बोलते हैं। दैट्स ऑल। तो मैंने लिख भी दिया है ना, कि एसएचएम की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है वही स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेस बोलेंगे। अब इसी चीज को हम किताबी शब्दों में बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना कि साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसको किताबी शब्दों में साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, है ना। साइन के अंदर जो कुछ भी होता है उसको किताबी शब्दों में साइन फंक्शन का आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो बस किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि एसएचएम की, है ना, किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि एसएचएम या वेव की इक्वेशन में साइन फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आता है मतलब साइन फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको फेज बोलते हैं। बात तो वही है ना। तो हम तो इतना भारी भारी चीजों को नहीं, हम तो बस वही कि बस एसएचएम की इक्वेशन है, वेव की इक्वेशन है, बस उसमें साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेज, दैट्स ऑल। अब ध्यान रखना कि वैसे तो कोई इसकी इक्वेशन a cos ओमेगा t भी लिख सकता है। तो ध्यान रखना कि वैसे तो cos के अंदर जो कुछ भी आता है वो भी स्टेट ऑफ मोशन की इंफॉर्मेशन देगा। इससे वैसे तो cos के अंदर जो कुछ भी आता है उसको भी फेस बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि लोगों ने साइन और cos में से साइन को लोगों ने रेफरेंस फंक्शन माना, इसलिए, है ना, सभी लोगों ने सहमति से ये डिसाइड किया कि बस साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेस बोलेंगे। तो ये फेस का डिटेल देख लिया। अब चलो फेस के फटाफट कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये तो फटाफट आंसर देना। तो देखो हमको दे रखा है कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है और इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t है। इसका फेज क्या होगा वो देखना है बस। अब हम फेज शब्द से बिल्कुल नहीं डरते हैं और ये लंबी चौड़ी रामायण भी हमको याद नहीं, हमको तो बस एक ही चीज पता है कि बस एसएचएम है, वेव की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेज बोलते हैं। तो बस इस बार भी, है ना,
इस बार भी साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेज बोलेंगे। तो साइन के अंदर ओमेगा टी आ रहा है तो इसका फेज क्या होगा? ओमेगा टी। ऐसे एक वेव का क्वेश्चन ले रहा हूँ जैसे इस बार कोई हार्मोनिक वेव है और उसकी इक्वेशन डराने के लिए y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी दे रखी है इसका फेज क्या होगा वो देखना है। तो हम तो बिल्कुल डरते नहीं, हमको एक ही चीज पता है कि एसएचएम की इक्वेशन हो, वेव की इक्वेशन हो, बस साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेज बोलते हैं। तो बताओ इसमें साइन के अंदर क्या आ रहा है? kx माइनस ओमेगा टी, तो इसका फेज kx माइनस ओमेगा टी हो गया। चलो अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार भी कोई पार्टिकल ऑस्किलेट कर रहा है और इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन y इक्वल टू a cos ओमेगा टी दे रखा है बस इसका फेज क्या होगा वो देखना है। ये तो मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि लोगों ने साइन फंक्शन को रेफरेंस माना, इसलिए साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेज बोलते हैं। तो बस इसका फेज निकालने के लिए हमको इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बताओ y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? a और cos ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करना है। ये तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ये बताओ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sin थीटा प्लस 90 डिग्री। तो cos ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम? sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, जिसको पढ़े लिखों की लैंग्वेज में पाई बाय 2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कभी फेस निकालना हो तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ए तो अलग और cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बस अब ये साइन की फॉर्म में आ गया ना। बस अब हम पक्का बोल सकते हैं कि इसमें भी साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेज बोलेंगे। तो इसका फेज क्या होगा? ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। इस बार भी कोई पार्टिकल ऑस्किलेशन कर रहा हो, इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन माइनस ए cos ओमेगा टी ये दे रखा है तो बस हमको देखना है कि इसका फेज क्या होगा वो देखना है। देखो इसका भी फेज निकालने के लिए सबसे पहले इसको हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो बताओ y इक्वल टू a को तो अलग करता हूँ और माइनस cos ओमेगा टी, तो ये भी तुमने, है ना, ये भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि माइनस cos ओमेगा टी को साइन में क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस 270 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं, है ना। या फिर इसको दूसरे टाइप से ऐसे लिख सकते हैं कि a और माइनस cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं। ये तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तुम खुद बताओ कि 3 पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है यार। ये तुम खुद बताओ कि ये तुम खुद बताओ कि 3 पाई बाय 2 वाली लाइन ये होगी, तो बताओ, है ना। 3 पाई बाय 2 वाला एंगल ये होगा, फिर 3 पाई बाय 2 वाली लाइन ये होगी और माइनस पाई बाय 2 वाली लाइन ये होगी, तो दोनों लाइन सेम ही है ना। तो याद रखना कि फिजिक्स के अकॉर्डिंग 3 पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 में कोई डिफरेंस नहीं है। तुम 3 पाई बाय 2 एंगल घूमोगे तब भी तुम इसी लाइन पर पहुंचोगे और माइनस पाई बाय 2 एंगल घूमोगे तब भी तुम उसी लाइन पे पहुंचोगे। ठीक है तो ये ध्यान रखना। इसका फेस के लिए भी इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो बताओ a और माइनस cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 लिख सकते हो या फिर इसको sin ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। तो बस आराम से बताओ कि अब ये साइन की फॉर्म में आ गया। तो बस इस बार भी साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसको हम फेज बोल सकते हैं। तो इसका फेज हम ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिखो तो इसमें भी साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसको फेज बोलेंगे। तो है ना, अगर इस टाइप से कन्वर्ट करो तो इसका फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है ना। तो इसका फेज ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो या श्रद्धा हो तो ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम है। चलो अगला एग्जांपल ले रहा हूँ। इस बार हमको डराने के लिए दे रखा है कि x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी है इसका फेज क्या होगा वो देखना है। तो फेज के लिए इसको भी हमको साइन में कन्वर्ट करना होगा। तो बताओ x इक्वल टू ए और बताओ माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस पाई। तो माइनस साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस पाई, है ना। तो बस बताओ अब ये शुद्ध साइन की फॉर्म में आ गया। तो बस यहाँ भी साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसी को फेज बोलेंगे। तो इसके मोशन का फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस पाई। और एक बेवकूफ भरा क्वेश्चन पूछोगे x इक्वल टू अगर a साइन ओमेगा टी प्लस 7 पाई बाय 9 ऐसा दे रखा हो, इसका फेज पूछे तो लड्डू के टाइप से साइन की फॉर्म में है ही,
तो बस यहाँ भी बिंदास साइन के अंदर जो कुछ भी आएगा उसको हम फेज बोल सकते हैं। तो ये हमने फेज निकालना देख लिया। हाँ बच्चों देखो अभी हमने फेज के बारे में पढ़ लिया और हमको बस एक ही चीज पता है कि बस एसएचएम की इक्वेशन या वेव की इक्वेशन में साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसी को फेज बोलते हैं, डेट्स ऑल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं यार इसमें। तो इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखो ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने एसएचएम में जितने भी केस लिए हैं उसमें हमने यही माना था कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है ना। ध्यान में होगा कि अभी तक जितने भी केस देखे थे उसमें ये मानते थे कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है। लेकिन देखो अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट होता है ना। और तुम फीलिंग से सोच सकते हो कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 6 ऐसा कुछ होगा। सॉरी बच्चों डिस्टर्बेंस था ना, तो मैंने बता दिया था अभी। तो ध्यान रखना कि अभी तक एसएचएम में जितने भी केस लिए थे उसमें हमने यही माना था कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा था और हमको अच्छे पता है कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तब तो इसके मोशन की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होती है। लेकिन अब कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं पार्टिकल किसी और पोजीशन से स्टार्ट होता है, जैसे x इक्वल टू प्लस a बाय 2 माइनस a बाय 3, है ना। तो अब कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट होता है ना। और हम फीलिंग से सोच सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो अब इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस साथ में पाई बाय 3 पाई बाय 6 पाई बाय 8 ऐसा कुछ आएगा, या इसको जनरली a sin ओमेगा t प्लस 5 बोल सकते हैं, है तो कंपैरेटिवली याद रखना कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, लेकिन पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 3 पाई बाय 6 ऐसा आ जाएगा, जिसको जनरली 5 बोल सकते हैं। तो बस कह सकते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t प्लस 5 की फॉर्म में होगा, है ना। इसमें जो 5 होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं या दूसरे शब्दों में इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। तुम बताओ कि इस बार इसके मोशन का टोटल फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 5। तो बताओ इनिशियल फेज मतलब t इक्वल टू 0 पर फेज देखेंगे तो कितना बचेगा, 5। इससे ध्यान रखना कि जो 5 होता है उसको जो 5 होता है उसको फेज कांस्टेंट बोलते हैं, दूसरे शब्दों में इनिशियल फेज बोलते हैं, है ना। और हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो 5 होता है जो फेज कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करेगा, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो बस अब हम इस फेज कांस्टेंट की वैल्यू निकालने पे कंसंट्रेट करते हैं। फिर बच्चों आगे डायरेक्ट कंपैरेटिव याद रखना कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होते उसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और पार्टिकल इक्विलिब्रियम की जगह किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो फिर इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन a sin ओमेगा t प्लस 5 की फॉर्म में होगा, जहां 5 जो होता है उसको फेज कांस्टेंट है, इनिशियल फेज बोलते हैं। और हमको अच्छे पता है कि जो फेज कांस्टेंट होता है या जो फाई होता है वो एक्चुअली इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, मतलब पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बस अब हम है ना नई चीज फेज कांस्टेंट पढ़ा, तो बस अब हम इस फेज कांस्टेंट या फाई पे कंसंट्रेट करते हैं देखते हैं कि ये फेज कांस्टेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि फेज कांस्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। ये तो ध्यान रखना कि बिल्कुल सिंपल या स्टैंडर्ड केसेस में तो हम फाई को लॉजिकली निकालते हैं, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हुआ
तो उसमें फिर फाई की वैल्यू हम मैथमेटिकली निकालते हैं, है ना? तो चलो पहले हम कुछ सिंपल या स्टैंडर्ड केसेस देखते हैं, जिसमें फाई की वैल्यू हम लॉजिकली निकालेंगे, है ना? तो पहले कुछ स्टैंडर्ड केसेस देखते हैं जिसमें फाई की वैल्यू हम लॉजिकली निकालेंगे, ठीक है ना? स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं, है ना, सबसे पहले मैं सबसे कॉमन केस ले रहा हूँ, मतलब वही केस ले रहा हूँ जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो चलो इस बार भी मान लेते हैं कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है, और देखो इस बार हमको दे रखा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर है, मतलब पॉजिटिव है। तो बस इस केस में इसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी वो देखना है। ये तो ध्यान रखना कि कभी भी ऐसे केस आए ना, तो एसएचएम की इक्वेशन लिखने के लिए सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ के बेसिस पर हम एक्सप्रेशन इजीली लिख सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब पहले आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब पहले इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। तो शक तो नहीं है ना? ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब पहले पार्टिकल आगे जाएगा, आगे जाएगा मतलब शुरू में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, इस टाइप से होगा। और उसके बाद तो हमको पता है, उसके बाद फिर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा, इस टाइप से इसका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली चेंज करेगा। तो बस इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ग्राफ इस टाइप का होगा, और तुम शक्ल देखते ही पहचानो कि एक ग्राफ बताओ किस, है ना, शक्ल देखते ही बताओ कि ग्राफ कौन सा ग्राफ है ना? बताओ, साइन वाला ग्राफ है, माइनस साइन है, कॉस है, माइनस कॉस है, साइन का ग्राफ है। तुम बताओ ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है और शुरू में पॉजिटिव है ना, तो बस शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि ग्राफ कौन सा है, साइन वाला ग्राफ है। तो इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, x इक्वल टू a sin ओमेगा t। और इसको तो हमने कई बार पढ़ा था, लेकिन यहाँ भी देख लिया, ठीक है? तो बोल सकते हैं कि पार्टिकल x इक्वल टू 0, तो ग्राफ भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, फिर शुरू में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस टाइप से ग्राफ सीधा सांप है, सीधा सांप जैसा है, मतलब साइन जैसा ग्राफ है। तो बस एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। अब हमको फेस कांस्टेंट निकालना है, तो होता है इसको x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई की फॉर्म में जमाते हैं, तो होता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, है ना? तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 0 लिख सकते हैं। तो बताओ, अब ये a sin ओमेगा t प्लस पाई की फॉर्म में आ गया। तो इसमें फेस कांस्टेंट का काम कौन करेगा, 0 करेगा, ये बोल सकते हैं, है ना? ये तो हमको ये फालतू फेस कांस्टेंट तो याद नहीं रखना, हमको तो बस इक्वेशन याद रखनी है। तो पता चल गया, है ना, पहली चीज हमको पता चल गई कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होगा। चलो अब हम अगला केस लेते हैं, उसको देखना। तो देखो इस बार भी कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है, और इस बार भी हमको दे रखा है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी पीछे की ओर है, मतलब इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो बस हमको देखना है कि इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। ये तो मैंने बताया था कि सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो तुम देखते ही बताओ कि पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्राफ भी x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, और तुम देखते बताओ कि इस बार पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पार्टिकल पहले पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब शुरू में इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, या तो ये बोल सकते हैं कि ग्राफ x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब पहले पीछे जाएगा, पीछे जाएगा मतलब शुरू में इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, और कुछ टाइम के बाद फिर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, नेगेटिव, इस टाइप से पीरियोडिकली चेंज करेगा, है ना? बाकी शुरू में इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, तो ग्राफ
इस टाइप का होगा, उल्टे सांप जैसा होगा। तो शक्ल देखते ही बताओ, इस बार ग्राफ सीधा सांप नहीं है, उल्टा सांप है। मतलब शक्ल देखते ही बता सकते हैं कि बताओ इस बार ग्राफ साइन ओमेगा टी जैसा नहीं, माइनस साइन ओमेगा टी जैसा है। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी है ना। तो ग्राफ से देख सकते हैं कि ग्राफ ये ग्राफ सीधा सांप नहीं, उल्टा सांप है। मतलब इस बार जो ग्राफ है वो साइन ओमेगा टी का नहीं है, माइनस साइन ओमेगा टी का है। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी होगा। अब हमको फेज कांस्टेंट फाई देखना है, तो उसके लिए इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ x इक्वल टू ए, और बताओ माइनस साइन ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री मतलब पाई। ये चीज तो मैं पहले भी कर चुके हैं ना, है ना, इस चीज को तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये ध्यान रखना कि इसको ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में जमाएंगे तो x इक्वल टू ए, और माइनस साइन ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं। तो देखते ही बताओ कि अब ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में हो आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार फेस कांस्टेंट का काम कौन करेगा, पाई। तो इस बार फेस कांस्टेंट का काम 180 डिग्री या पाई करेगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों, अब इसका तीसरा स्पेशल केस लेते हैं, उसको देखना। देखो इस बार भी मान लेते हैं कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है, लेकिन इस बार पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है। मतलब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू प्लस a से स्टार्ट हो रहा है ना। इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। और पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कैसे होगा उसको तुम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो। तो जैसे जैसे मान लेते हैं कोई स्प्रिंग है, उससे ब्लॉक लगा हुआ है, और हम ऐसा करते हैं कि इस स्प्रिंग को काफी सारा खींच करके छोड़ देते हैं, है ना। वो स्प्रिंग को काफी सारा खींच करके छोड़ देते हैं, सॉरी काफी सारा खींच करके टी इक्वल 0 पर छोड़ देते हैं। तो बताओ टी इक्वल 0 पर रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। और बताओ वेलोसिटी 0 कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। बस खींच करके अगर इसको छोड़ देंगे तो ये पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, ठीक है। और छोड़ देने पे फिर ऑस्किलेट करके पीछे आएगा, आगे जाएगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो बस ये पार्टिकल टी इक्वल 0 पर x इक्वल प्लस से मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। बस इसको भी करने का वही स्मार्ट तरीका कि इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसके डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बनाएंगे। तो तुम बताओ कि इस बार पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ग्राफ भी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, है ना। बोल सकते हैं कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पोजीशन का ग्राफ भी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इस टाइप से सांप के टाइप से होगा। बस अब तुम शक्ल देखते ही बताओ कि ये ग्राफ किसका है, साइन का है, माइनस साइन का है, कॉस का है, माइनस कॉस का है। कॉस का ग्राफ है। तुम बताओ कि एक ग्राफ जीरो से नहीं पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, और पता होगा कि पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होने वाला ग्राफ कॉस ओमेगा टी का होता है। तो बस इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी ये होगा, है ना। ओमेगा एन की जगह ओमेगा ही लिख रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से, तो ग्राफ भी पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा, और पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कॉस का ग्राफ होगा। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी होगा, ठीक है। इतना ही काफी है, लेकिन एक बार फेस कांस्टेंट निकालना है, तो वो एक फेस कांस्टेंट के लिए इसको a sin ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में लाएंगे। तो x इक्वल a, और cos ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, sin ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बताओ अब ये जो एक्सप्रेशन है वो a sin ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में हो गया। तो बताओ इस बार फेस कांस्टेंट का काम कौन करेगा, पाई बाय 2 करेगा, ठीक है ना। चलो लास्ट केस देखते हैं। तो इस बार भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, लेकिन इस बार ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है। नेगेटिव एक्सट्रीम से कैसे स्टार्ट होगा उसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे कोई स्प्रिंग है, इससे एम मास का ब्लॉक लगा दिया और इस बार स्प्रिंग को खींच करके नहीं इस बार स्प्रिंग को बहुत सारा दबा करके अब रेस्ट से रिलीज कर दिया है। तो बताओ इनिशियली इसकी वेलोसिटी रिलीज किया है ना,
तो रेस्ट रिलीज किया मैं तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 होगी और वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। लेकिन इस बार लेफ्ट एक्सट्रीम है मतलब इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलेंगे। तो छोड़ेंगे तो पार्टिकल आगे जाएगा, पीछे आएगा, उसे ऑस्किलेट करेगा। लेकिन इस बार पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर तो x इक्वल टू माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है। इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। तो बस तुम फीलिंग से बताओ कि इस बार पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है तो इसका ग्राफ भी नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होगा और आगे तो फिर पीरियोडिकली कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इस टाइप का होगा। तो शक्ल देखते ही बताओ कि बताओ ग्राफ नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, इससे बताओ इस बार ग्राफ कॉस वाला होगा या माइनस कॉस? माइनस कॉस। तो हम बोल सकते हैं कि ग्राफ इस बार नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, इससे ग्राफ माइनस कॉस का है। तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार जो ग्राफ है वो माइनस कॉस ओमेगा टी ऐसा है। तो बताओ इस बार डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा। वैसे तो एक्सप्रेशन ही काफी है लेकिन अब इसका फेस कांस्टेंट निकालना है। तो फेस कांस्टेंट के लिए इसको a sin ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में जमाएंगे तो बताओ a और बताओ माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2 या फिर इसको a और माइनस कॉस ओमेगा टी को तुम साइन ओमेगा टी प्लस 3 पाई/2 भी लिख सकते हो या साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 भी लिख सकते हैं। 3 पाई/2 और माइनस पाई/2 में कोई अंतर नहीं है। बताओ अब ये a साइन ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में आ गया ना, तो बस ये a साइन ओमेगा टी प्लस पाई की फॉर्म में आ गया। तो इसमें फाई या फेस कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है? 3 पाई/2 है ना। या अगर इस फॉर्म से कंपेयर करें तो इसका काम कौन कर रहा है? माइनस पाई/2। तो इसमें फेस कांस्टेंट का काम कौन करेगा? 3 पाई/2 या फिर माइनस पाई/2 भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो बस अभी हमने चारों स्टैंडर्ड केसेस देख लिए है ना। हमने चारों स्टैंडर्ड केसेस देख लिए हैं। बस इसके रिजल्ट हमको कंपैरेटिवली याद रखना है ना। और इसको ग्राफ से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसके रिजल्ट कंपैरेटिवली याद रखते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा भले एक्सप्रेशन लेकिन मेरे दिमाग में क्या होगा? ग्राफ ही होगा, ठीक है। बस चारों रिजल्ट को एक बार साथ में बोल लेता हूँ। ये तो कोई पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है और पहले केस में मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये तो हमको डायरेक्ट याद है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तब तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी होगा। ऐसे ही मान लेते हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है। तो हमको अच्छे पता है कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो तब तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन a sin ओमेगा टी। लेकिन इक्विलिब्रियम से स्टार्ट और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन माइनस a sin ओमेगा टी। ऐसे बताओ कि पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा टी और पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी होगा, है ना। तो अपने जो आगे क्वेश्चन है उसमें स्टैंडर्ड केसेस का ही ज्यादा यूज होगा तो कंपैरेटिवली याद रखना है ना। कंपैरेटिवली याद रखना कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो तब तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल a sin ओमेगा टी। इक्विलिब्रियम से स्टार्ट और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो तो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन माइनस a sin ओमेगा टी। पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो x इक्वल a cos ओमेगा टी और नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट हो तो x इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा टी। फेस कांस्टेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप निकल जाता है, लॉजिकली निकल जाता है। हाँ बच्चों देखो अभी तो हमने कुछ स्टैंडर्ड केसेस लिए थे जिसमें डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को हमने लॉजिकली निकाल लिया था। लेकिन कई बार कुछ थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं जहाँ अपना लॉजिक काम नहीं करता तो वहां हमको डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को या फेस कांस्टेंट को मैथमेटिकली निकालना होता है ना। तो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है मैं जस्ट इसको एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है ना। इसका एम्पलीट्यूड a और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है। अब देखो इस बार हमको दे रखा है कि पार्टिकल x इक्वल टू
प्लस ए बाय टू से स्टार्ट हो रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू प्लस ए बाय टू से स्टार्ट हो रहा है। और बताओ किसी बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ इसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी भी होगी ना। तो हमको दे रखा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, मतलब पीछे की ओर है। तो बस इस अकॉर्डिंग हमको इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट का टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेशन निकालना है ना। स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमको दे रखा है कोई पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम के आगे पीछे एसएचएम कर रहा है ना। और हमको प्रैक्टिकली पता है कि पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट होता तब तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t होती। और पार्टिकल अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता तो उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा t होती। लेकिन इस बार पार्टिकल किसी बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब हमको दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू प्लस a बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। और इस टाइम पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी पीछे की ओर मतलब नेगेटिव है। तो इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। बताओ इस बार पार्टिकल इक्विलिब्रियम में एक्सट्रीम से नहीं किसी बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इस बार इसके एसएचएम के इक्वेशन को हम लॉजिकली नहीं निकाल सकते। इस बार हमको एसएचएम के इक्वेशन के लिए मैथमेटिकली करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो बस तुम देखते ही बताओ इस बार पार्टिकल इक्विलिब्रियम से स्टार्ट नहीं हो रहा, किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। और हमको अच्छे पता है कि अगर पार्टिकल किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो तो इस बार इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई होगा ना। तो बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार पार्टिकल इक्विलिब्रियम से नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है ना। तो मान लेते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई है ना भाई। कि किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो मान लेते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई है। बस हमको फेज कांस्टेंट फाई निकालना है। ध्यान रखना कि फेज कांस्टेंट फाई निकालना है तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे, है ना। वही कि फेज कांस्टेंट फाई निकालना है तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। तो हमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू प्लस a बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो बताओ इस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन में हम x की जगह a बाय 2 रख देंगे और t इक्वल टू 0 है। तो ध्यान रखना कि फाई के लिए इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे ना। t इक्वल टू 0 पर x इक्वल प्लस a बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, बस इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस a बाय 2 रख देंगे। तो तुम बताओ कि x की जगह तो प्लस a बाय 2 इक्वल टू a साइन ओमेगा t की जगह 0 प्लस फाई। तो बता ए से ए को कैंसिल करेंगे तो बता इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ। साइन फाई इक्वल टू प्लस 1 बाय 2। अब हमको पता है कि साइन फाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है ना। तो देखिए साइन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होता है। तो इससे फाई के दो सॉल्यूशन आएंगे। तो बताओ साइन फाई इक्वल प्लस हाफ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा फाई इक्वल टू 30 डिग्री या पाई बाय 6। और सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका सॉल्यूशन क्या आएगा फाई इक्वल टू 150 डिग्री, मतलब 150 डिग्री मतलब ये 5 पाई बाय 6 है ना। तो बस फाई के दो सॉल्यूशन आ गए। अब इन दोनों में से कौन सा वैलिड सॉल्यूशन होगा वो देखना है। तो उसके लिए हम अगली इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। तो देखो अगली इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो बस हम क्या करेंगे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे और जिस फाई के लिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव आती है वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो उसके लिए पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस पार्टिकल की जनरल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। ये तो बताओ इस बार x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई माना है। तो बताओ पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी सिंपली dx बाय dt। तो उसके लिए t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पूरे का डिफरेंशिएशन तो cos ओमेगा t प्लस फाई इनटू अंदर वाले का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा। बस
वेलोसिटी इक्वल टू सिंपली dx by dt। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन तो कितना आ जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई, है ना। तो वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई आ गया। अब देखो, अब हमको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0, है ना। हमको इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी देखनी है। तो उसके लिए वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 रख दो। तो उस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 रख देंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, a ओमेगा cos 0 प्लस पाई मतलब a ओमेगा cos पाई, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, a ओमेगा cos पाई डी। बस अब फाई के दोनों वैल्यूज चेक करेंगे। जिस पाई के लिए इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव वही अपना करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो चलो पहले फाई इक्वल टू 30 डिग्री रखते हैं। तो हम सभी को पता है कि फाई इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और cos पॉजिटिव होगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। जबकि क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, तो ये सॉल्यूशन गलत साबित हुआ, रिजेक्टेड हो गया। अब हम फाई इक्वल टू 150 डिग्री रखते हैं। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि फाई इक्वल टू 150 डिग्री रखेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आएगा, और cos नेगेटिव आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव आएगी। और क्वेश्चन में हमको दे भी रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव ही है, मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है, मतलब कंफर्म है कि फाई इक्वल टू, है ना, कंफर्म है कि फाई इक्वल टू एक्चुअली कितना होगा, 150 डिग्री होगा। तो बस अब इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना। तो बताओ, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन हमने क्या माना था, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई, है ना। और हमको पता चल गया कि फाई कितना एक्चुअली 150 डिग्री। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या आ गया, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस पाई की जगह 150 डिग्री। ये इसको रेडियन में क्या लिखेंगे, 5 पाई बाय 6। तो ध्यान रखना कि एक्चुअली तो ओमेगा टी फाई ये सब रेडियन में होना चाहिए। डिग्री में तो इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा सोचना सिंपल पड़ जाता है। तो ये आ गया, है ना। बस इसमें अगर कोई फेस कांस्टेंट पूछे तो फेस कांस्टेंट फाई इक्वल टू तो 150 डिग्री होगा, या इनिशियल फेज भी 150 डिग्री होगा। लेकिन अगर मोशन का पूरा फेज पूछे तो साइन के अंदर जो कुछ भी आता है उसको फेस बोलते हैं। तो पूरा फेस तो ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6, बाकी फेस कांस्टेंट ये इनिशियल फेज 5 पाई बाय 6 होगा, है ना। तो शायद तुमको पता चल गया होगा कि ध्यान रखना कि अपन फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो ये अधिकतर 90% क्वेश्चन में तो ये 4 स्टैंडर्ड केस ही होंगे, तो हम लॉजिकली कर लेंगे। लेकिन अगर पार्टिकल किसी बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हो तो फिर हमको मैथमेटिकल मेथड लगाना होगा, है ना। कई लोग सर्किल बना करके करते हैं तो उससे भी आंसर आ जाता है, लेकिन सोचना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। ये सिंपल है, बताने में मुझे भले ही टाइम लग गया, लेकिन तुम 1 मिनट के अंदर फटाफट कैलकुलेशन से कर सकते हो। तो बच्चों देखो, अभी तो उस क्वेश्चन को मूर्खों टाइप से मैथमेटिकली किया था, लेकिन ये फेज वाला शुरू वाला अगर किसी को डायग्राम याद हो तो वो शक्ल देखते ही बता सकता है कि पार्टिकल x इक्वल प्लस a बाय 2 से स्टार्ट हो और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो, तब तो इनिशियल फेज का काम 30 डिग्री करेगा। लेकिन पार्टिकल x इक्वल प्लस a बाय 2 से स्टार्ट और इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो तो फिर इनिशियल फेज का काम 150 डिग्री करेगा। वो इसको इस चित्र से भी बोल सकते हो, तो किसी की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी हो तो वो इस चित्र से कर सकता है, या अगर बुद्धि नहीं लगे तो फिर छोटे बच्चों टाइप से मैथमेटिकल करना ही बेटर है। हाँ बच्चों, इसी का एक क्वेश्चन मैं तुमको दे रहा हूँ, इसको देखना। इस बार भी हमको दे रखा है कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे पीछे ऐसे जंप कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड ए और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन है। और इस बार हमको दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू माइनस रूट 3a बाय 2 इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मतलब तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो जरूर होगी ना। तो हमको दे रखा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी आगे की ओर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो बस इस बार इसके एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है, मतलब इसका पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और इसको करके बताओ। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुमने इसको कर लिया होगा। एक बार फटाफट सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, हमको दे रखा है कोई पार्टिकल ऐसे जंप कर रहा है, t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। तो हम देखते ही समझ गए।
हम देखते ही समझ गए कि इस बार पार्टिकल न तो इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हो रहा है, न एक्सट्रीम से, किसी बीच वाली पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए इस बार भी एसएचएम की इक्वेशन के लिए मैथमेटिकल मेथड ही यूज करना होगा। ये तो हमको पता है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम नहीं किसी और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई है। अब हमको फेज कांस्टेंट फाई निकालना है, तो उसके लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज करेंगे। ये तो हमको इनिशियल कंडीशन दे रखी है, मतलब दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल x इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाई टू से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में t की जगह 0 और x की जगह माइनस रूट थ्री बाई टू रख देंगे। तो बताओ x की जगह तो माइनस रूट थ्री बाई टू इक्वल टू a साइन ओमेगा t की जगह 0 प्लस फाइव। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन फाइव इक्वल टू तुम्हारे पास माइनस रूट थ्री बाई टू आ गया। अब हमको अच्छे पता है इस साइन फाइव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है। तो इसके दो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो बताओ साइन फाइव इक्वल माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फाइव इक्वल टू 180 प्लस 60, है ना। तो साइन फाइव इक्वल माइनस रूट थ्री बाई टू है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का तो सॉल्यूशन क्या होगा, फाइव इक्वल टू 180 प्लस 60, मतलब फाइव इक्वल टू ये 240, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा, फाइव इक्वल टू 360 माइनस 60, मतलब फाइव इक्वल टू 300 डिग्री। सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये फाइव इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसके दोनों, इसके सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी। थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन फाइव इक्वल टू 180 प्लस 60, मतलब 240 डिग्री। और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन फाइव इक्वल टू 360 माइनस 60, मतलब 300 डिग्री। अब इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इन दोनों में से कौन सा होगा, उसके लिए हम दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो दूसरी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है। बस इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, और जिस फाई के लिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आती है वही अपना करेक्ट सॉल्यूशन होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी के पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी सिंपली dx by dt। तो dx by dt के लिए इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई ये आ जाएगा। है ना। अब हमको इनिशियल वेलोसिटी देखनी है, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी देखनी है। तो उसके लिए इस वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में t की जगह 0 रख दो। तो बताओ t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी होगी, a ओमेगा cos 0 प्लस फाइव, मतलब a ओमेगा cos फाइव। इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ गई। तो बस अब फाइव के दोनों वैल्यूज रखेंगे। जिस फाइव के लिए इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव आती है वही अपना करेक्ट आंसर होगा। तो चलो पहले हम फाइव इक्वल टू 240 डिग्री चेक करते हैं। तुम बताओ कि फाइव इक्वल टू 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस नेगेटिव होगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, जबकि इस बार इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव दे रखी है, तो ये सॉल्यूशन रिजेक्ट हो गया। अब दूसरा सॉल्यूशन फाइव इक्वल टू 300 डिग्री, इसको चेक करते हैं। तुम देखते ही बताओ कि अगर फाइव इक्वल टू 300 डिग्री होगा तो बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव यही दे रखा है, मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। मतलब कंफर्म है कि फाई या फेस कांस्टेंट कितना होगा, 300 डिग्री। तो इसके डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की जगह 300 डिग्री, या इसको रेडियन में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस 300 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, 5 पाई बाय 3 रेडियन, है ना। तो इसका फेस कांस्टेंट पूछे तो 300 डिग्री या 5 पाई बाय 3 रेडियन, और अगर इसका टोटल फेस पूछे तो ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 3। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि अगर कोई मेडिकल का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उनको केवल स्टैंडर्ड केसेस ध्यान में रखते हैं। ये जो मैथमेटिकल फाई निकालने का जो मैथमेटिकल मेथड है वो मेडिकल में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल जेई में पूछे जाते हैं। तो
ये वाला जो पार्ट है वो केवल जेईई के बच्चों के लिए, मेडिकल वाले बच्चे इस वाले पार्ट को मत देखना।